बेसिस पर आपने बना दी अपनी गाड़ी और गाड़ी पे सबको बैठा लिया। मालूम बड़ा प्राण से ले आए, आप उसके टायर ले आए, अमेरिका से उसका हेड ले आए और प्रेसिडेंट बना दिया अमेरिका के आधार पर और उसको चलाने के लिए सिस्टम बना दिया तने। तो इस तरह से सारी अव्यवस्था के अंदर आप व्यवस्था बना रहे हैं। इस अव्यवस्था को जब टूटेगी तब देश में समझ आएगी कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र क्या होना चाहिए, लोकतंत्र क्या है। उस जमाने में जो लोग अंग्रेजों ने तो बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने अपने देश में लड़ करके संघर्ष करके और तब ये डेमोक्रेसी पाई। राजा से लड़ाई, राजा को फांसी पे चढ़ाया और उसने उन्होंने सारे प्रयोग भी किए और प्रयोग करने के बाद में फिर इस पर आ गए। जो कुछ है उन्होंने अपने देश में अच्छी व्यवस्था बनाई। उन्होंने पोप के ऑर्डर को भी मानने से इनकार कर दिया। रोम का पोप बैठ करके जो दुनिया को चलाता था उस पोप के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और अपना नया चर्च बना लिया। एंग्लिकन चर्च उन्होंने बना करके उनको सेकुलर के और लोगों ने जो पोप के फॉलोअर थे उन्होंने कहा कि ये तो सारे क्या है, ये अंग्रेज जो है ये तो नास्तिक हो गए, सेकुलर। तो लेकिन नहीं, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और ईश्वर को मानते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था। तो उस व्यवस्था को आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि आपका देश अलग है। हमारा इतिहास कम से कम 15,000 वर्ष पुराना है। अंग्रेजों ने हमारा इतिहास लिखा और कह दिया कि 3,000 वर्ष पहले मोहिंजोदड़ो से हमारा शुरू, और अब जाके सिद्ध हुआ कि मोहिंजोदड़ो तो महाभारत के बाद में हुआ था। यहाँ पे जब सरस्वती नदी बहती थी, ऋग्वेद का काल था, उसके बाद में इतिहास रखो। यहाँ की जो संस्कृत की भाषा है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, वो कितने बाद में संस्कृत भाषा आई। पहले जितने लिपि यहाँ भी है, उस लिपि के काल को आप समझिए, तब हमने क्रैमअप कर लिया इन वेदों को, सारे ज्ञान को क्रैमअप कर समझिए। अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो हम उसको तो जो उन्होंने याद कर लिया और उसके आधार पर उन्होंने सारे वेद और सारे ज्ञान को रखा और बहुत बाद में जाकर के लिपिबद्ध हो पाया। लेकिन लिपि भी हमने सबसे पहले बनाई। तो दुनिया में क्या नहीं, वस्त्र हमने बनाया, लिपि हमने बनाई, गणित हमने बनाई, यानी सारा हमने बनाया और बनाने के बाद में हम पीछे खड़े और व्यवस्था में अव्यवस्था में खड़े तो इस सारी अव्यवस्था को मिटाइए और आगे बढ़िए। और ये जो आप बता रहे हैं क्राइम व्यवस्था समाज के लिए सबसे आवश्यक होती है। इसको पुलिस के हाथ से निकालिए पहले और इसको ला करके दूसरी व्यवस्था ताकि आपका देश बन पाएगा। अगर पुलिस के हाथ से नहीं निकालेंगे तो कोई न्याय नहीं दे सकता। और कानून की सारी नई व्यवस्था बनाइए, नए ऑर्डर में आइए, लोगों को नया क्रम दीजिए, सब्जेक्ट विषय नए बनाइए, तभी हो सकेगा। सम्मानित साथियों, मैं चित्रकूट से आया हूँ। कल भी हमने कार्यक्रम में शिरकत किया और आज भी। साथियों, जब हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं तो जो क्रिमिनल लॉ है वो आफ्टर ऑफेंस की बात करता है। एक ऑफेंस हुआ है तो कौन दोषी है और इसे दंड दिया जाएगा, कैसे दंड दिया जाएगा, ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस है। ऑफेंस ना हो इसके लिए हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल जस्टिस नहीं है। HRLN इसके पहले की बात करता है। ऑफेंस हुआ है तो जो दोषी है उसको दंड मिले। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ऐसी कोशिश करता है कि अपराधी को दंड मिले, तो वही ये भी प्रयास करता है कि उसके साथ अपराध न होने पावे, इसीलिए सड़क में उतरने की बात की जाती है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के जो हमारे साथी हैं वो एक तरफ सड़क में भी उतरने की बात करते हैं ताकि अपराध न हो, और अपराध हुआ है तो कानून के मुताबिक उसे दंड मिले। साथियों, मैं अभी हमारे शुक्ला जी ने बोला, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर हम ही न्यायालय से जाने के पहले अगर हम ही दंड देने लगे, हो सकता है उनका विचार रहा हो, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हम
कि हम ही दंड देंगे तो फिर थोड़ा सा अव्यवस्था फैलेगी। इसी संबंध में मैं बताऊं कि मैं उन सामंतवादियों के खिलाफ जब अदालत में गया तो मेरी झोपड़ी जला दी गई, मुझे मारने का प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हुई। अभी कमला प्रकरण देखा हमने, उसको उठाया, उसमें हमें तमाम धमकियां मिली। पूर्व मंत्री अध्यापाल था, उसके खिलाफ हमने मामला उठाया, पुलिस ने तो एफआईआर लगा दिया, लेकिन अभी इसी अगस्त में उनके खिलाफ आदेश पारित हुआ, वो एफआईआर निरस्त हुई। तो साथियों, अगर हम कानून इसी व्यवस्था में रह करके हम मानते हैं कि व्यवस्था बहुत खराब है और गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम इसी व्यवस्था में रह करके इसी व्यवस्था को बदलने की बात ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क करता है, इसी व्यवस्था में रहकर लड़ाई की बात करता है। साथियों, ज्यादा समय न लेकर मैं कुछ बातें कहूंगा कि हमारे यहाँ पूरे बुंदेलखंड में चित्रकूट और बहुत पिछड़ा है, वहाँ तमाम सामंतवाद है। सामंत कई तरह का है, पुलिस का सामंतवाद है, एक दादुओं दबंगों का है और एक डकैतों का है। तो जो गरीब जनता है वो तीन तरीके से पिस रही है। इसके मध्य जो लड़ाई लड़ी जा रही है वहां बहुत खतरनाक लड़ाई है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी हमारे यहाँ तमाम लोग मुफ्त की बालू मिलती है, बहुत स्टोर कर लिया, वहाँ IAS IPS अधिकारी भी अपने डंपर से बालू बेचते हैं, तमाम दबंग लोग भी बालू बेचते हैं, लेकिन जब आवाज उठती है तो वो नहीं पकड़े जाते, वो मजदूर जो काम करते हैं वो पकड़े जाते। ऐसा ही वाकया हुआ, मजदूर जब आवाज उठी कि बहुत उत्खनन हो रहा है, बहुत इस तरह का हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है, अखबार वालों ने बहुत निकाला, तो मजदूरों को बुला के बैठा लिया गया। तो उनके घर की गरीब महिलाएं उन मजदूरों को पता लगाने गई कि कहाँ हैं। वो SDM के यहाँ गई 6, 7, 8 महिलाएं, तो SDM उनको भगाने लगे, वहां बैठी रही, वो रोटियां लेके गई थी। 2 दिन से उनके घर के मजदूरों का पता नहीं चल रहा था, उनकी चालान कराने की तैयारी में थे पुलिस। और जब उन महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे तो वहाँ तमाम महिलाएं, हमारे यहाँ गुलाबी गैंग के नाम से भी तमाम महिलाएं हैं, तो वहाँ SDM को घेर लिया। वहाँ कम से कम 1500 महिलाएं थी, कचेरी के अधिवक्ता भी थे। तो वहाँ पुलिस ने बहुत उनके साथ बदसलूकी किया, मारपीट किया और ऊपर से उनके ऊपर मुकदमे फाइल कर दिए। मारपीट का 332, 333 इस तरह की तमाम धाराएं, और उन 7, 8, 9 गरीब महिलाओं का चालान किया गया। उसमें कुछ अधिवक्ताओं का भी नाम कर दिया गया कि उन्होंने मदद किया। साथियों, उस दिन जब उनका चालान आया, उस दिन हम शौकीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो अभी था उसका हमने प्रयोग किया, लेकिन मजिस्ट्रेट कुछ ईमानदार था तो उसका रिमांड रिफ्यूज किया और उनको छोड़ दिया। अभी परसों ये पता चला है कि उसमें उन्होंने चार्जशीट फाइल किया है। साथियों, इस तरह की जो घटनाएं हैं, हमें प्रिजनर्स जो जेल में जाते हैं उन्हीं भर की लड़ाई नहीं लड़ना, जो पुलिस थानों में बंद करके ऐसा काम करती है, मारपीट करती है, उनकी भी लड़ाई हमें लड़ना है। मैं एक उदाहरण दूंगा। 89 में एक दरोगा गांव से एक गरीब आदमी को पकड़ लाए थे लोगों के कहने से, और उसको इतना मारा कि वो मर गया और उसको आत्महत्या दिखाने के लिए कुएं में लटका दिया। लोग गए, देखे, बहुत आंदोलन हुआ थोड़ा, तो उसमें एक मुकदमा कायम हुआ दरोगा के खिलाफ, और अभी 2009 में कितने दिनों के बाद उसमें सजा हुई है। हम लोग तब से लगे हुए थे, लोग तो भूल गए थे, लेकिन हम लोग उसके पीछे लगे हुए थे, तो उसको सजा हुई है। तो साथियों, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की जो टीम है, जो अभी काम कर रही है और जो आगे काम करेगी, तो 2 तरीके से हमें करना है कि अपराधी को सजा दिलाना है और अपराध न होने पावे गरीबों के साथ, तो उसके लिए हमको सड़क पे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी हम इस व्यवस्था में रह करके, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ करके गरीबों को न्याय दिला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात अनुरोध करूंगा कि वो सूचना का अधिकार विषय के ऊपर जो उन्होंने जिस पे काम भी किया हुआ है, अध्ययन भी किया है, शाश्वती जी वास्तव में एक लॉयर नहीं है, लेकिन शाश्वती जी ने जो तमाम देश विदेश में रह के पढ़ाई की है
और उसके बाद इन्होंने एकदम मानवाधिकारों के प्रति समर्पित होकर जिस तरीके से काम करने का फैसला किया, ये अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा कि शाश्वती जी अपनी बात में कह रहे हैं। बहुत भाषा में गोलमाल हो सकता है और जो मैं मीनिंग जाहिर करना चाहती हूँ शायद वो नहीं आ पाए आपके सामने। सो आई विल प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिला के हम बोलेंगे। अच्छा, सो हम कल से आज तक हम लोग जो ये पूरा हमारा जो सेशंस, जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, जो सेशंस हमने डिस्कशन रखे हैं, जो डिफरेंट इश्यूज में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं, सारे सच्चाई हमारे सामने आई है और वो सच्चाई के ऊपर हमें जैसे काम करना है वो हम अभी हमें वो स्ट्रैटेजी प्लान करना है, क्योंकि हमें पता है कि अन्याय हो रहा है, अविचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, विभिन्न जगह में हो रहे हैं, जेल के अंदर हो रहा है, जेल के बाहर हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है और हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं। So basically now we have to strategize the entire plan how we are going to take these things to future so that we can at least minimize these kinds of violations which are actually taking place in the society. So for that जो हमारा डेमोक्रेसी है इसमें हमें एक राइट मिला है, that is right to information. पहले हमें ये राइट मिला था कि we have the freedom to express, freedom of speech, but ये एक फॉर्मल राइट था। तो हमें इस राइट को प्रैक्टिस करने के लिए एक ही हमें उपाय है कि हमें नॉलेज चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, बट हम क्या बोले? अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या बोले? तो वो उसके लिए हमें ये राइट मिला है सुप्रीम कोर्ट से, जो फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, टू गेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली भारत में as a central act, the right to information came on 2005. Before that it was there, but it was in different states level or district level. But it's only after a judgment which was passed by the Supreme Court, which the case was Raj Narayan versus the state of UP. उसमें हम जो Supreme Court, our Honorable Supreme Court gave the judgment that it is very important for us to know. We must practice our right to knowledge before expressing ourselves. So ये हमारा जो एक टूल हमको दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसको हमें यूज करना चाहिए और ये हमारे लिए सब क्षेत्र में हमें इम्पोर्टेंट है, ताकि हम प्रिजनर्स राइट्स के लिए लड़े, राइट टू फूड के लिए लड़े या कोई राइट टू एजुकेशन के लिए लड़े। हमें इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है कि हम PIL फाइल कर रहे हैं, क्या हम कोई भी केसेस फाइल कर रहे हैं या रिट पिटिशन कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें बैकअप चाहिए मटेरियल्स की। सो हम जब बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन का भी लीगली एक डेफिनेशन है और हमें वो भी हमारे जहन में रखना चाहिए जब हम इसके लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन तो दे देंगे, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की चिट्ठी तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दे देंगे, बट हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, हम क्या उनसे किस चीज का इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एक तो हम मांग सकते हैं कि कोई फैक्ट दे दीजिए, जैसे कि हमारे सिस्टर सुमा, शी हैज बीन वर्किंग ऑन प्रिजनर्स राइट सिंस लास्ट 2 years और अभी हम तिहाड़ जेल के अंदर जो टॉर्चर हो रहा है, जो भी मिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहे हैं, लोगों को ठीक तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक तरीके से कपड़े नहीं मिल रहा है, ठीक तरीके से रहने की जगह नहीं मिल रहा है, ओवर क्राउडेडनेस जो है, तो इनके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था। हमने एक PIL कर तो दिए, हमने स्टेटमेंट्स लाए हैं डिफरेंट प्रिजनर्स से जो सिस्टर सुमा जाके कलेक्ट करके लाए हैं, बट उसको हमने बैकअप करने के लिए और एक तरीका हमने दिया है ताकि हमारे पास एक कंसोलिडेटेड स्टैटिस्टिक्स हो, और इसी के लिए हमने बहुत सारे चिट्ठी एज टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फैक्ट्स हमने डाले हैं, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस पे हमने एक चिट्ठी दिए हैं और हमने पूछे कि आप बताइए कि यहाँ पे जेल में कितने दफा डॉक्टर की जांच पड़ताल होते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं, तो इसी से हमें एक आइडिया मिलता है कि कैसे जेल के अंदर जो मेडिकल जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं ये कैसे फॉलो अप किया जाता है। तो इसके आधार में ही हम इसको एज अ बैकअप लेके हम फिर वो PIL को हम सपोर्ट करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर हमें जो रियलिटी मिले हैं, विद द फैक्ट वी विल पुश द केस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। सो यही जो बेसिक चीज है हम ये बोलने चाहते थे, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, इट्स काइंड ऑफ अम्ब्रेला राइट, इट्स नॉट अ सिंगल राइट, बिकॉज वी हैव वेरियस राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट टू प्रैक्टिस दोज राइट्स वी हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट दोज थिंग्स।
हमारे बुक में एक चीज है बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो हमें ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसे एज अ टूल वी हैव टू यूज इट टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल। हम और एक उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे एक रेशन कार्ड में राइट टू फूड पे भी एक केस हुआ था। एक सुंदर नगरी में, हमारा दिल्ली में ही सुंदर नगरी सेटलमेंट कॉलोनी इन 2010 ये हुआ था कि सरकार ने बोले थे कि हम आपको जो रेशन कार्ड है बिलो पॉवर्टी लाइन का उसको हम रिन्यूअल करेंगे, तो 1 लाख आप लोग फिर से आ जाए, रिन्यू कर लीजिए। तो सारे लोग गए रिन्यू करने के लिए। अब क्या हुआ, 1 लाख लोगों की रिन्यूअल खारिज कर दिया गया है। तो 1 लाख जो बिलो पॉवर्टी लोग थे उनका वो रेशन कार्ड खारिज कर दिया गया और अचानक से। तो वो लोग जो भी उनको खाने का मिल रहा था, हालांकि ठीक से मिल भी नहीं पाता है, जो भी मिल रहा था वो भी चला गया उनसे। तो बेसिकली फिर हमने क्या किया, हमारे टीम ने जो आरटीआई में काम करते हैं उन्होंने एक आरटीआई फाइल किए। उन्होंने पीआई ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो आरटीआई दिए कि ऐसा कैसे हो गया कि इतने लोगों को आप कैसे खारिज कर सकते हो, गिव अस द इंफॉर्मेशन। तो फिर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया कि क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया था और डाटा लॉस हो गया है, तो 1 लाख लोगों की डाटा कंप्यूटर से डिलीट हो गया है, तो इसीलिए हम लोग उनको रिन्यू नहीं कर पाए। तो फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट जारी किए और फिर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्होंने कंपेंसेशन हमको उन सारे 1 लाख जो लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको फिर कंपेंसेट किया गया था। तो ऐसे ही हमको इस चीज को वी हैव टू यूज दिस आरटीआई एज अ टूल टू गेट द जस्टिस। और ये जो है ये बहुत ही अच्छा एक अस्त्र हमारे हाथ में है। हम इससे ठीक है, हमें पता है कि थोड़ा सा हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभार इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। फिर हम अपील करेंगे, सिस्टर सुमा आपसे शेयर करेंगे कि कैसे हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में हम ये फैलाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा छोटा शुरुआत है। सो ये करप्शन के खिलाफ हमारा एक बहुत बड़ा लड़ाई रहेगा। हम छोटे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन अभी यहाँ पे काम करने के हम शुरुआत कर रहे हैं, बट धीरे धीरे बूंद बूंद से समुद्र बनता है और हमारा कोशिश यही है कि हम धीरे धीरे इसको भी एज अ टूल हम यूज करेंगे फॉर द राइट टू गेट द राइट टू जस्टिस एंड ऑल्सो टू फाइट फॉर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू गेट standard living and all possible rights which the constitution has assured us. So इसी को बताते हुए हम मेरा जो ये आरटीआई पे जो विचार था हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और धीरे धीरे हम जो स्ट्रैटेजी है, एक्शन प्लान है, वो हम शुरुआत करना चाहते हैं। इसी के लिए हमारा जो स्टेट यूनिट के जो मेंबर है, हमारा सीनियर मेंबर के रॉय साहब, मैं यहाँ पे उनको नहीं I can't see him here. Oh, sir, please, can you come with us, sir? Because without you, we cannot start working, sir. Please. के रॉय सर, नम्रता जी और तारिक जी, शोएब जी, प्लीज आप लोग यहाँ पे आ जाइए। और विष्णु शुक्ला जी, हम सब मिलके ये जो हमारा प्लान है हम फैसिलिटेट करेंगे। हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेंगे और कोशिश करेंगे उसको फॉलो करके हमारे ये जो पूरा यूपी में हम एक नई ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, कानपुर में शायद ये नहीं होगा और हम लोग नए से हम कानपुर में शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे पूरे यूपी में हम विस्तार करेंगे हमारा जो उद्देश्य है वो अचीव करने के लिए। बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू। हमारे पास समय बहुत कम है, आप साथियों में हिंदी में थोड़ा कोशिश ध्यान कर हिंदी में बात करने के लिए, बीच में तो मुझको नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में बात करें। अच्छा है, तो हम दिल्ली में कैसे तिहाड़ जेल में काम करती हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। अभी अराउंड 2.5 years में तिहाड़ जेल में काम करती हूँ। तो पहले एंट्री के लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि ना जेल का अथॉरिटीज वकील लोगों को थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उसको पता है उन लोगों को अंदर आने के लिए परमिशन दिया तो ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए उन लोग वकीलों को बहुत डरते हैं। और दूसरे एक और लोगों को डरते हैं, ये तो मीडिया है।
तो हमारा काम ये मीडिया के साथ भी हम करते हैं, मतलब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं ये हम वीडियो को भी शेयर करते हैं, ताकि ये सारी चीजों बाहर का लोग भी चीजों को बाहर का लोगों को भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो हम पहले हर एक जेल में कुछ एनजीओ को परमिशन मिलते हैं जेल के अंदर जाके काउंसलिंग करने के लिए और एजुकेशन फैसिलिटीज देने के लिए और अलग अलग प्रकार का सेवा करने के लिए। तो हम पहले प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम के एक एनजीओ था, ये एनजीओ को इंडिया का हर एक जेल में जाके विजिट करने के लिए परमिशन है। तो हम दिल्ली में पहले शुरुआत में इसी एनजीओ के साथ साथ हम थोड़ा अंदर जाना शुरू कर दिया, फिर उसमें कुछ एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरी सिस्टर इसके साथ मुझको थोड़ा मौका मिला अंदर जाने के लिए, और एक और 2-3 बार मैं अंदर घुस गई, तो समझ में आया इसका अंदर का हाल बहुत बुरा है। फिर इसके बाद एक जेल नंबर का सुपरटेंडेंट बहुत अच्छा था, ये अंदर बैठा है, मगर उसने अंदर का सारी इंजस्टिस के बारे में थोड़ा आवाज उठाने के लिए कोशिश करते रहते था आदमी था। तो उसके सहायता से हमको थोड़ा आगे अंदर घुसने के लिए परमिशन मिला। फिर कम से कम 9 एप्लीकेशन सुपरटेंडेंट के सामने रखा, डीआईजी के सामने रखा, अंदर